आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 2022-23 के सेशन में जो 9th क्लास है उसके संस्कृत के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर 9th क्लास के छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो छात्रों को पता होना चाहिए कि संस्कृत सब्जेक्ट का कोड क्या है। संस्कृत विषय का कोड नंबर जो रहेगा वो 122 है। इसका ध्यान सभी छात्रों को होना ज़रूरी है। दूसरी बात, सभी छात्रों को पता होना ज़रूरी है और पता भी होगा कि संस्कृत के पाठ्यक्रम में कौन सी पुस्तकें लगती हैं। तो 9th और 10th में 3 पुस्तकें संस्कृत के लिए लगती हैं। सबसे पहली पुस्तक यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अभ्यासवान भव। इसके बाद व्याकरण विधि लिखी हुई है और एक अन्य पुस्तक है सेमुसी प्रथमो भाग है। तो ये 3 पुस्तकें संस्कृत के लिए लगती हैं। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो इन्हीं 3 पुस्तकों में से आता है। तो आइए देखते हैं 2022-23 के सेशन में पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 2 पुस्तकों में से अर्थात अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि में से शब्द रूप आएंगे। कैसे कैसे शब्द आएंगे? बालक की तरह जो शब्द होंगे, कवि की तरह शब्द, साधु की तरह और मातृ की तरह, लता की तरह, मातृ की तरह। ये मातृ 2 बार ही आ गया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के शब्द रूप आपके सिलेबस में आएंगे। इसके बाद इन्हीं 2 पुस्तकों में से धातु रूप भी आएंगे। अब धातु कौन सी आएंगी वो आपको ध्यान होना चाहिए। ये लिखी हुई है सारी, पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश्य, सक, ज्ञा, अस, क्री। ये धातुएं 5 लकारों में आएगी। इनको लिखना और याद करना और वाक्य में प्रयोग करना भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इन्हीं 2 पुस्तकों में से अर्थात अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि में से कारक आएंगे। कारक में क्या क्या आएगा? कारकों का सामान्य परिचय आएगा और हिंदी भाषा के द्वारा या अंग्रेजी भाषा के द्वारा इन्होंने ये गलत लिख दिया। आंग्ल भाषा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर संस्कृत भाषा आना चाहिए था। हिंदी भाषा के माध्यम से और संस्कृत भाषा के माध्यम से विभक्ति चिन्हों के अर्थों को बोध करना, उनको जानना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सिलेबस में मिसप्रिंट है, आंग्ल भाषा नहीं आना चाहिए। उपपद विभक्तियाँ जो होती है उनमें चतुर्थी विभक्ति तक वाक्यों में प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। चतुर्थी विभक्ति तक वाक्य में किस किस नियम के अनुसार आपको प्रयोग करना आना चाहिए। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जो आप सीखेंगे वो उभयतः शब्द के योग में, परितः के योग में, समया, निक्सा, प्रति, विना, अधिक, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना आप सीखेंगे। तृतीया का प्रयोग जो है सह, साकम, समम, सार्धम, विना, अलम, सदृशम, हीनम, इन शब्दों के साथ में आप तृतीय का अभ्यास करेंगे। तृतीय विभक्ति का चतुर्थी का रुच धातु के साथ में, दा धातु के योग में, नमः शब्द के योग में, कुप धातु के योग में और स्वस्ति शब्द के योग में, इनके योग में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि। इन्हीं 2 पुस्तकों का अनुकरण करते हुए
इन्हीं के क्रम में प्रत्यय आएंगे। प्रत्यय में क्या क्या आएगा? प्रत्ययों का सामान्य परिचय आएगा। विशेष रूप से 4 प्रत्यय बताए हैं, कत्वा, तुमन, ल्यप और कतः। इन प्रत्ययों को जानना और अनुवाद के माध्यम से वाक्यों में प्रयोग करना, ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय के बाद उपसर्ग आएंगे, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग। क्योंकि उपसर्ग 22 होते हैं, 22 उपसर्गों में से जो मुख्य उपसर्ग इन्होंने बताए हैं, तो इन उपसर्गों को जोड़ करके नए पदों का निर्माण करना और वाक्य में प्रयोग अभ्यास, ये सब आपको करना आना चाहिए। इसके बाद संधि। संधि के कार्य में स्वर संधि यहाँ पर लिखी हुई है। स्वर संधि में ये आएगी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इन संधियों के नियमों का निर्धारण करना, यानी कि आपको पता करना आना चाहिए, और उनको प्रयोग अभ्यास, ये सारा आपको करना आना चाहिए। तो व्याकरण का कार्य होने के बाद फिर इन्होंने बताया जो हमारी तीसरी पुस्तक है सेमोसी प्रथमो भाग है, इसमें से पहला पाठ बताया है भारतीय वसंत गीति। श्लोकों का सस्वर गायन करना, अन्वय का अभ्यास करना, अर्थ का ज्ञान करना, भावार्थ का बोध करना, और प्रश्नोत्तरों का एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले जो भी प्रश्न हैं आपके, इनका अभ्यास करना। पर्याय, विलोम, विशेष्य, विशेषण, कर्तृपद, इन शब्द का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरा पाठ है स्वर्ण का है, इसकी कथा का आपको पता होना चाहिए। कथा क्या है? कथा परिचय। आपको गद्य पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए, सरलार्थ पता होना चाहिए, प्रश्नोत्तरों का अभ्यास, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले, और पाठ में आए हुए पर्याय, विलोम, विशेष्य, विशेषण, कर्तृक्रिया इत्यादि शब्दों का, प्रत्ययों का ज्ञान आपको होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे नीचे लिखी है, घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आता है घटनाक्रम का, उसमें 8 वाक्य आपको एक पाठ में से आगे पीछे करके दिए जाते हैं, और आपको क्रमानुसार वो 8 वाक्य पूरे सीरियल वाइज आपको लिखने होते हैं, तो उसको घटनाक्रम हम कह देते हैं। तो ये आपको इस पाठ में से करना आना चाहिए। दूसरे पाठ के बाद इन्होंने लिखा है सेमोसी प्रथम भाग है, इसी पुस्तक में से तीसरा पाठ गोदोहनम। गोदोहनम का कथा परिचय, गद्य वाचन का अभ्यास, सरलार्थ ज्ञान, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में वही आपको सब कुछ पता होना चाहिए, एक पद वाले, पूरे वाक्य वाले, और पर्याय, विलोम, विशेष्य, विशेषण, कर्तृक्रिया, प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान घटनाक्रम के अनुसार लिखना। 5वां पाठ है सुक्ति मुक्तिकम, श्लोक वाला पाठ है। श्लोकों को आपको गाने का पता होना चाहिए, किस प्रकार से उनका उच्चारण करेंगे लयबद्ध तरीके से। अन्वय का पता होना चाहिए, श्लोकार्थ, भावार्थ, इनका बोध आपको होना चाहिए, और पाठ के अंतर्गत आया हुआ अभ्यास का जो कार्य है उसको आपको पता होना चाहिए। एक पद वाले, पूरे वाक्य वाले प्रश्नों का अभ्यास, और वही पर्याय, विलोम, विशेष्य, विशेषण, कर्तृक्रिया इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। तो यह सब संस्कृत में भावार्थ का लेखन का अभ्यास आपको होना चाहिए। छठा पाठ आ गया भ्रांतोबालय। भ्रांतोबालय में गद्य वाला पाठ है, इसका आपको सरलार्थ ज्ञान, एक पद वाले, पूरे वाक्य वाले प्रश्नों का अभ्यास, पर्याय, विलोम, विशेष्य, विशेषण, कर्तृक्रिया, इन शब्दों का आपको ज्ञान, घटनाक्रम के अनुसार कथा का लिखना। ठीक है, यह आपको छठे पाठ में से पता होना चाहिए। 7वां पाठ आ गया प्रत्यभिज्ञानम, एक प्रकार से नाटक है। नाटक में आपको संवाद शैली से इस पाठ को पढ़ना है। सरलार्थ का ज्ञान, नाट्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अभ्यास, पात्रों के अनुसार आपको अभिनय भी कर सकते हैं आप, और क्रमानुसार संवाद लेखन भी आपको लिखना आना चाहिए। इस पुस्तक के बाद दोबारा से वही 2 पुस्तकें आ गई, अभ्यासवान भव और व्याकरण विधि। इनमें से आपको पत्र लेखन। अब की बार थोड़ा सा एक परिवर्तन कर दिया गया है। पहले जो भी पत्र आते थे
छात्र इस बात का ध्यान रखें, पिछली बार के पेपर में भी आपको पत्र लिखे हुए मिलेंगे। तो वो जो पत्र आते थे पहले, उनमें क्या होता था, मंजूषा दी होती थी। भाई रिक्त स्थान आपको पत्र में दिए होते थे, नीचे 10 शब्द आपको मंजूषा में मिल जाते थे। उन मंजूषा वाले शब्दों की सहायता से आपको पत्र पूरा करना होता था। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या परिवर्तन कर दिया, बिना रिक्त स्थान सहायतया, बिना रिक्त स्थान की सहायता से। इस बात का ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पत्र के बारे में। छात्र इस बात का ध्यान रखें, बिना रिक्त स्थान की सहायता से औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को आपको लिखना है। औपचारिक पत्रों के विषय आपको पहले निर्धारित कर दिए, अवकाश लेने के लिए, स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य विभाग को या विद्युत विभाग के लिए, वित्त कोष के लिए, आरक्षक के लिए यानी कि पहरेदार लगाने के लिए, और प्रकाशक इत्यादि के लिए। इस प्रकार से आपको ये पत्र आपको लिखने आने चाहिए। संख्यावाचक शब्द आपको पता होना चाहिए, 1 से 50 तक, 1 से 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में केवल प्रथमा विभक्ति में अंकों का शब्दों में लिखना आपको पता होना चाहिए। अव्यय आएंगे, अव्यय में स्थान बोधक आएंगे, अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र यत्र एकत्र उभयत्र, ये स्थानवाचक है। काल बोधक आएंगे, यदा कदा सर्वदा एकदा पुरा अधुना अद्य स्व है। ये सारे के सारे आपको इन अव्ययों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थबोधन और वाक्य में प्रयोग करना आपको पता होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा अपठित अवबोधन, यानी कि बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ। यह आपको 80 से 100 शब्दों में आपको पैराग्राफ मिलता है। इस पैराग्राफ में से आपको एक पद वाले पूरे वाक्य वाले प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। भाषिक कार्य करना होता है, शीर्षक लिखना होता है। भाषिक कार्य में क्या क्या आएंगे, ये जो भाषिक कार्य बताया इसमें ये आएंगे, कर्तरी क्रिया छांटना आएगा, ठीक है, और कर्तरी क्रिया के बाद विशेषण विशेष्य पर्याय विलोम, ये आपको भाषिक कार्य के अंतर्गत आपको पता होने चाहिए। एक अनुच्छेद लेखन आएगा, चित्र वर्णन के ऑप्शन में आता है। अनुच्छेद लेखन आएगा, अनुच्छेद लेखन में क्या है, मंजूषा आपको मिल जाएगी, ठीक है। मंजूषा आधारित विविध विषय आधारित अनुच्छेद लेखन में अभ्यास है, यह अनुच्छेद आपको लिखना होगा। चित्र वर्णन में क्या हुआ, चित्र को देखकर चित्र पर आधारित वाक्य रचना का अभ्यास आपको करना होगा, ठीक है। 5 वाक्य बनाने होंगे चित्र के अनुसार। इसके बाद अनुवाद 5 वाक्य आपके आते हैं हिंदी से संस्कृत में बनाने के लिए, ये अनुवाद आपको करना होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी सिलेबस हमने इस समय तक बताया है, अब तक बताया है, ये सारा का सारा सिलेबस आपका 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। इसकी समयावधि बताई है 30 सितंबर तक, ये अब तक का बताया हुआ सिलेबस आपको होना चाहिए। और इसके साथ आपको पहले के आदर्श प्रश्न पत्रों का भी अभ्यास करना है, ठीक है। तो यह तो था हमारा 30 सितंबर तक का सिलेबस। इसके बाद 30 सितंबर के बाद आपको संस्कृत का पाठ्यक्रम कौन सा आपको पढ़ना है, ज्ञात करना है, वह सारा आप देखिए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं 30 सितंबर के बाद का सिलेबस। 30 सितंबर के बाद आपको व्याकरण वाली इन दोनों पुस्तकों में से संधि का कार्य करना होगा। पहले स्वर संधि आई थी, अब की बार आपको 30 सितंबर के बाद व्यंजन संधि में जस्तु संधि और अनुस्वार संधि, विसर्ग संधि आएगी, विसर्ग संधि में उत्त और रत्त ये संधि आएंगी। इन संधियों का नियम निर्धारण, प्रयोग, अभ्यास, ये सब आपको पता होना चाहिए। 9वां पाठ आ गया सेमोसिक, प्रथमो भाग है। इस पुस्तक में से सिकता सेतु नाम है, अच्छा पाठ है, बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है, एक नाट्यांश के रूप में माना गया है। प्रश्नोत्तरों का अभ्यास आपको पता होना चाहिए, अभिनय भी आप कर सकते हैं, और जी नैतिक मूल्यों का निर्देश इसमें दिया गया है, वो सब ये पता होना चाहिए। प्रत्यय आएंगे,
पहले भी प्रत्यय बताए थे वो अलग थे, लेकिन 30 सितंबर के बाद जो प्रत्यय बताए हैं वो अलग हैं। इनमें कर्तृत्व प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, सानच प्रत्यय, इनका आपको अवबोधन होना ज़रूरी है, वाक्य में प्रयोग होना ज़रूरी है। 10वां पाठ है जटायो शौर्यम। जटायो शौर्यम इस पाठ में से बहुत ही अच्छा पाठ है, इम्पोर्टेंट पाठ है, काफ़ी अच्छा पाठ है। इनका इसमें श्लोक हैं, श्लोकों का सहस्वर गायन आपको पता होना चाहिए, अन्वय का अर्थ का ज्ञान आपको होना चाहिए, भावार्थ का बोधन होना चाहिए, और श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों का भी अभ्यास आपको होना चाहिए। पर्याय, विलोम, विशेष्य, विशेषण, कर्तृक्रिया, इन शब्दों का आपको, इन पॉइंटों का आपको पता होना चाहिए। शब्दरूप, थोड़े से शब्दरूप और दिए गए हैं, पहले भी हमने आपको बताए थे। हलंत शब्द वाले, हलंत पद वाले शब्द आएंगे यहाँ, राजन है, भवत है, विद्वस है, गुणिन है। सर्वनाम भी आएंगे, अस्मद, युष्मद, तत्, इदम, किम, ये तीनों लिंगों में आपको करने होंगे। उपयुक्त शब्द रूपों का लिखना, याद करना या अनुवाद में प्रयोग करना आपको पता होना चाहिए। धातु और आएंगी, धातु वो पहले की 2 धातुएं थी, वो 30 सितंबर तक के पाठ्यक्रम की थी। 30 सितंबर के बाद के पाठ्यक्रम में धातुएं आई हैं दा, क्रीस, रू, पा, पिब, सेव, लभ धातु। इन धातुओं का लिखना, याद करना और अनुवाद के माध्यम से वाक्य में प्रयोग करना। 11वां पाठ आता है हमारा पर्यावरण, नाम है पर्यावरण वाला पाठ। इसमें आपको वही चीज़ें पता होनी चाहिए, सरलार्थ का ज्ञान होना चाहिए, प्रश्नोत्तरों का अभ्यास, पाठ में आए हुए पर्याय पदों का, विलोम पदों का, विशेषण, विशेष्य, कर्तृ, क्रिया, प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। घटनाक्रम का अनुसार, घटनाक्रम भी आपको इसमें से पता होना चाहिए। यद्यपि पर्यावरण वाले में से घटनाक्रम संभवतः कम ही आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिख रखा है, तो इसलिए आप पाठ को अच्छे सीरियल वाइज पढ़ें, घटनाक्रम का ध्यान रखें। पत्र दोबारा से दे दिए हैं इन्होंने, 2 पत्र दे दिए हैं, 2 पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक, सॉरी यहाँ पर अनौपचारिक लिखा है, और वही विधि प्रयोग की है इन्होंने, बिना रिक्त स्थान साहित्य, कोई रिक्त स्थान आपको नहीं मिलेगा। अनौपचारिक पत्र आपको लिखने पड़ेंगे, पहले औपचारिक था, अब अनौपचारिक आ गया। अनौपचारिक पत्रों में अपने माता पिता के प्रति वर्धापन पत्र, निमंत्रण पत्र, परिणाम सूचना पत्र, ये इस तरह के आपको पत्र आपको सेकंड टाइम करना है, यानी कि 30 सितंबर के बाद आपको करना है। कारक आ गए, पहले कारक जो आपके आए थे चतुर्थी विभक्ति तक के थे, अब पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन विभक्तियों का प्रयोग आपको करना सीखना है। पंचमी विभक्ति बिना, वही, भी, रक्ष, रिते इनके योग में। षष्ठी विभक्ति उपरि, अधः, पूर्तः, पृष्ठतः, निर्धारणे इनके योग में। सप्तमी विभक्ति स्नेह, निपुण, विश्वस, पटु इनके योग में। तो इन शब्दों के योग में आपको पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये विभक्तियाँ प्रयोग करनी है, आपको सीखनी है, ज्ञान आपको प्राप्त करना है। इसके बाद आ गया हमारा 12वां पाठ, वांग मन है प्राण स्वरूपम। तो इस पाठ का अवबोधन करना है, प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करना, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपसर्ग हैं, उपसर्ग और दे दिए गए हैं, पहले उपसर्ग कुछ अलग थे, अब के बाद उपसर्ग कुछ अलग हैं। नि, अधि, अति, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप इन उपसर्गों को आपको जोड़ करके नए शब्दों में निर्माण करना, प्रयोग करना, अभ्यास करना, ये आपको पता होना चाहिए। संख्या, पहले थोड़ी संख्या थी, अब 1 से 100 तक की संख्या आपको बता दी है। 1 से 100 तक की संख्या आपको शब्दों में लिखनी होनी ज़रूरी है। अपठित पैराग्राफ पहले भी आया था और इस बार भी इन्होंने बताया है। इस अपठित अवबोधन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। 80 से 100 शब्दों वाला वही पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर आपको छांट कर लिखने हैं, एक पद वाले, पूरे वाक्य वाले। भाषिक कार्य के ये पॉइंट आपके लिए हैं, शीर्षक लेखन आपको लिखना है।
ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं। भाषिक कार्य में कर्तरी क्रिया छांटनी है, विशेषण विशेष्य, पर्याय विलोम इत्यादि ये बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन आएगा दूसरे बार भी इन्होंने अनुच्छेद लेखन लिख दिया। मंजूषा पर आधारित विविध विषयों पर आधारित अनुच्छेद आपको लिखना सीखना है। चित्र वर्णन आएगा, चित्र वर्णन में चित्र पर आधारित वर्णन करना है, वाक्य की रचना करनी है। अनुवाद वो हमने पहले ही बता दिया है। सरल हिंदी वाले या इंग्लिश वाले वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति आपको करनी है। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी आपको दोबारा से रिवाइज करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रमात् प्रश्नोत्तराणि भविष्यन्ति। इस बात का ध्यान रखें, इन्होंने लिख रखा है लास्ट में, विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह सारा पाठ्यक्रम 31 जनवरी तक हो जाना चाहिए। इसकी पहला जो पाठ्यक्रम था वो 30 सितंबर तक था। कब तक था? 30 सितंबर तक। और दूसरा जो पाठ्यक्रम बताया ये सारा 31 जनवरी तक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यह सारा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आपको पूरे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करनी है। वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नोत्तर होंगे, इस बात का ध्यान रखें सभी छात्र। ये मत सोचें कि फर्स्ट टर्म अलग आएगा सेकंड टर्म अलग आएगा, नहीं। आपके मिड टर्म की परीक्षा होने के बाद जब आप सेकंड टर्म की तैयारी करेंगे तो सेकंड टर्म में फिर आपका पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, कुछ और बातें बता रखी है इन्होंने। वार्षिक मूल्यांकन कैसे होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें आपका कैसे अंकों का निर्धारण होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर बताया अपठित अवबोधन जो बिना पढ़ा हुआ आएगा वो आपका 10 नंबर का आएगा। रचनात्मक कार्य जैसे अनुवाद वगैरह जो भी है या पत्र वगैरह जो भी है वो 15 नंबर के आएंगे। और व्याकरण का जो आपका कार्य आएगा वो 25 नंबर का आएगा। पढ़ा हुआ जो सेमुसी का कार्य आएगा वो 30 नंबर का आएगा। और जो आपके टीचर आपकी असाइनमेंट का जो आपका नंबर लगाएंगे इंटरनल असेसमेंट, वो आपके 20 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 100 नंबर इस प्रकार से आपके बनेंगे। 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर आपके अध्यापक आपके प्रदर्शन के अनुसार आपके जो भी यूनिट टेस्ट या पीटी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके अनुसार आपके 20 नंबर लगाएंगे। तो आप कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, पेपरों में भी अच्छा प्रदर्शन करें। और इसी के साथ हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। इतने सिलेबस को देखकर किसी भी छात्र को चिंता करने की लेस मात्र भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी छात्र अपने सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। आप अच्छे प्रकार से अपने अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस उपलब्ध है। यदि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी पाठ में या व्याकरण के किसी भी टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, अपनी किताब के नाम को देखें, सेमुसी प्रथमो भाग है, आपके सारे पाठ आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक व्याकरण की प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण के नाम से, आप वहां पर जाकर संस्कृत के व्याकरण के जो भी आपके ये व्याकरण विधि के अभ्यासवान भव के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, व्याकरण वाले जितने भी आपके चैप्टर हैं, धातु रूप, शब्द रूप, अनुवाद इत्यादि, प्रत्यय, उपसर्ग जो भी हैं आपके संख्यावाचक हैं, जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं, आप संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर आप ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।